वेलकम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। माय नेम इज हिरेन परमार और आपका स्वागत है द प्रोसेस सेफ्टी हब के ऊपर। आज हम लोग प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में, उसका जो तीसरा एलिमेंट है प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस, उसके बारे में बात करेंगे। इसके पहले के वीडियो के हम लोग आगे में हम लोगों ने ये बताया है प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन, जो कि हमारा दूसरा एलिमेंट है प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगी। अगर वो किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देखिए। और आज हम शुरुआत करेंगे प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस के बारे में, क्या क्या है वो अब। चलिए, तो आज हम लोग जानते हैं कि प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस के बारे में ओशा क्या कहती है। पहले सिंपल प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस करने का पर्पस क्या है हमारा, वो हम लोग जान लेते हैं। पर्पस सिंपल यही है कि हमने प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, एम्प्लॉइज को पार्टिसिपेशन करवा दिया, अभी जो भी हैजार्ड्स होने वाले हैं उसको कंट्रोल करना है, जो कि पहले से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, और आइडेंटिफाई करने के बाद में उसको रिकॉर्ड कर देंगे और उसके ऊपर उसका कंट्रोल मेजर रखेंगे, उसको हम लोग प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस बोलेंगे। तो ये हमारा अल्टीमेट प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस का गोल यही है कि प्रोसेस के अंदर जो भी हैजार्ड्स हुए हैं उसको आइडेंटिफाई करें, उसको एनालाइज करें और उसके ऊपर कंट्रोल क्या क्या रख सकते हैं वो करें। ये अल्टीमेट गोल हमारा प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस का है। तो ओशा प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस के बारे में क्या कहता है, तो ओशा ये कहता है कि अगर कोई नई प्रोसेस आप चालू कर रहे हैं तो उसका जब भी प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन आपके पास कलेक्ट हो गया तो उसको ऑपरेशंस में लाने से पहले उसका प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस, प्रोसेस हजार्ड असेसमेंट करना जरूरी है। और वो एक बार हो जाए उसके बाद में हम लोगों को प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस के जो रिकमेंडेशंस आए हैं उसको इम्प्लाई करना है, और किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो अब हम लोग जानते हैं कि प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस को क्या एड्रेस करना चाहिए। क्या हमारा अगर प्रोसेस हजार्ड असेसमेंट कर रहे हैं तो वो क्या क्या पॉइंट्स उसके अंदर कवर करने चाहिए, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला है कि इट्सल्फ प्रोसेस जो है उसका क्या पर्टिकुलर हैजार्ड है, उसके अंदर केमिकल्स क्या क्या है, उसके पर्टिकुलर हैजार्ड क्या है, कोई रिएक्टिविटी हैजार्ड है या नहीं है, वो भी हमारे पास इसके अंदर प्रोसेस हजार्ड असेसमेंट के अंदर एड्रेस होना चाहिए। दूसरा है, अगर हमारा सेम काइंड ऑफ इंसिडेंट, सेम काइंड ऑफ प्रोसेस पहले भी यूज हुआ है तो उसका अगर कोई इंसिडेंट हुआ है प्रीवियसली तो उसके अंदर क्या क्या रिकमेंडेशंस आए थे, हम लोगों ने क्या क्या एक्शंस ली थी, उसका डेटा भी हमारे पास में होना चाहिए। और अगर वो सेम इंसिडेंट अगर फिर से होता है और अगर कैटास्ट्रॉफिक होता है तो उसके लिए क्या क्या कंट्रोल मेजर्स हम लोगों को चाहिए, तो वो भी हम लोगों को प्रोसेस हजार्ड असेसमेंट के अंदर एड्रेस करना है। तीसरा अगर बात करें तो इंजीनियरिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या क्या हमारे पास में है, तो मतलब वो इंटरलॉक्स हो गया, डिटेक्शन सिस्टम्स हो गया, तो वो अगर है हमारे पास में, नहीं है तो अगर नहीं है तो उसको भी एड्रेस करना है कि ये हमारे पास में ये पर्टिकुलर सिस्टम हमारे पास में अवेलेबल है और उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो भी प्रोसेस हजार्ड असेसमेंट के अंदर एड्रेस होना चाहिए। अगर ये इंजीनियरिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अगर फेल हो गए तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, वो भी प्रोसेस हजार्ड असेसमेंट के अंदर कवर होना चाहिए। और ह्यूमन फैक्टर्स कहाँ पे, अगर ह्यूमन फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहा है तो ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से क्या क्या मिस ऑपरेशंस होने के चांसेस है, वो भी प्रोसेस हजार्ड असेसमेंट के अंदर कवर होना चाहिए। और ये जो हमारे क्वेश्चंस है, डेविएशंस है, उसको जनरेट करके हम लोगों को डॉक्यूमेंट करना है, ये हमारे प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है। फैसिलिटी साइटिंग की बात करें तो कौन कौन से साइटिंग के ऊपर ये हमारे ऑपरेशंस यूज होने वाले हैं, उसका अगर फैसिलिटी की वजह से अगर कोई रिस्क है, अगर ये पर्टिकुलर एक प्लांट है कि जिसके अंदर दूसरा केमिकल भी वहां पे यूज हो रहा है जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस का हिस्सा तो नहीं है, पर उसकी वजह से कोई अगर रिस्क हो रहा है, उसकी वजह से उसकी कोई रिएक्टिविटी हैजार्ड है, तो वो भी इसके अंदर हमारे प्रोसेस हजार्ड असेसमेंट के अंदर कवर होना चाहिए। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज हमारे पास में अवेलेबल है प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस के लिए। तो प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस के अंदर हमारे पास में है, एक तो पहला है व्हाट इफ एनालिसिस, जिसके अंदर सिंपली हम लोगों को डेविएटेड क्वेश्चंस बनाने हैं कि क्या क्या पॉसिबल हैजार्ड्स है, और वो डेविएटेड क्वेश्चंस क्या हम लोग को पास में सेफगार्ड्स को अवेलेबल है या नहीं है, या फिर रिकमेंडेशन अगर कुछ है तो वो हम लोग डाल के टेम्पररी बेस पे हम लोग वो चालू कर सकते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस हम लोग बहुत जल्दी हम लोगों को प्रोजेक्ट चालू करना है, तो इनिशियली शॉर्ट टर्म के अंदर हम लोग एनालाइज करना है और इवेल्युएट करना है प्रोसेस को, तो हम लोग व्हाट इफ एनालिसिस का यूज करके एटलीस्ट हम लोग मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है वो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और इसके बेस पर हम लोग प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस आगे बढ़ा सकते हैं। तो व्हाट इफ एनालिसिस ये हो गया। दूसरा है हैजार्ड एंड ऑपरेटेबिलिटी स्टडी।
हैजार्ड एंड ऑपरेटिविटी स्टडीज के अंदर हमारे पास में जितने भी हमारे वेरिएबल्स है, फ्लो है, वेपर है, फ्लो है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, फ्लो कॉन्सेंट्रेशन, ये सब हमारे वेरिएबल्स को हम लोग अगर क्या क्या डेविएशन पॉसिबल है तो उसमें हम लोग नोड सिलेक्ट करेंगे। नोड सिलेक्ट करने के बाद में हमारे पास में कौन कौन हमारे जो गाइड वर्ड्स है वो यूज करके हम लोग डेविएशंस बनाएंगे, और डेविएशंस बनाने के क्या क्या कॉजेज है, किसकी वजह से ये डेविएशंस हो सकते हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे। और डेविएशन हमारे पास में एक बार आइडेंटिफाई हो गए उसके बाद में हमारे पास अगर वो डेविएशन हो रहा है तो उसका कोई सेफगार्ड अवेलेबल है या नहीं है वो हम लोग एक बार आइडेंटिफाई करेंगे। और रिस्क मैट्रिक्स के ऊपर हम लोग हमारे रिस्क इनटू प्रोबेबिलिटी का जो चार्ट है उसके ऊपर से हम लोग हमारा रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके बाद में अगर जरूरत है तो कोई रिकमेंडेशन देके हमारा रिस्क मैट्रिक्स, रिस्क कितना रिड्यूस हो रहा है वो हम लोग रिकमेंड कर पाएंगे। तो ऐसा होता है हैजार्ड ऑपरेटिबिलिटी स्टडी। दूसरा है फेलियर मोड्स और इफेक्ट एनालिसिस। अगर हमारे पास में अगर हम लोगों ने रिकमेंडेशंस दी है, हम लोगों ने जो भी कंट्रोल सिस्टम्स, कंट्रोल मेजर्स हम लोगों ने जो बनाया है, अगर उसमें कोई डेविएशन आ गया तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है तो वो भी हम लोग इवेल्युएट करना है, और उसका भी कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन है तो हम लोगों को वो भी प्रोवाइड करना है। वो फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट एनालिसिस के अंदर हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और रहता है फॉल्ट एनालिसिस, अगर क्या क्या फॉल्ट्स आ सकते हैं और इसका क्या क्या रीजन हो सकता है। बोट एनालिसिस है तो वो भी हमारा सेम ही है, क्या कंसिक्वेंसेस है, किसकी वजह से हमारे पास में क्या हैजार्ड है और क्या क्या रिस्क पॉसिबल है इसके अंदर, तो उसके अंदर कंसिक्वेंसेस के अंदर हमारे पास में कौन कौन से सेफगार्ड है, और अगर कंसिक्वेंस हो गया तो उसके बाद उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या क्या हैजार्ड, क्या क्या सेफगार्ड है, तो वो भी ये बोट एनालिसिस के अंदर कवर होगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के अंदर अगर हम लोग बात करें तो ProPHA करके एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आता है जिसके अंदर प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस हम लोग कर पाएंगे। तो ये सॉफ्टवेयर भी हमारे पास में अवेलेबल है। तो ऐसे मल्टीपल मेथोडोलॉजीज हमारे पास में आज अवेलेबल है जिससे हम लोग प्रोसेस हैजार्ड असेसमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोगों को अभी प्रोसेस हैजार्ड असेसमेंट करना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो पहली रिक्वायरमेंट है प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस की टीम। पर्टिकुलर हम लोगों को एक ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए कि जो प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस कर सके। तो उसके अंदर क्या क्या और कौन कौन सी टीम अवेलेबल होगी, तो पहले तो ये प्रोडक्शन के पीपल है, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस के अंदर हम लोग प्रोडक्शन की टीम के कोई ऑपरेटर है या हेल्पर है उसको भी हम लोग प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस के इवैल्यूएशन के अंदर हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी हम लोगों को हेल्पफुल रहेगा। R&D का टीम है, प्रोजेक्ट प्रोसेस की टीम है, स्टोर है, QC है, QA है, सबको हम लोगों को इन्वॉल्व करना है। एक ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है जो प्रोसेस हैजार्ड असेसमेंट कर सके। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी जो भी प्रोसेस है वो एक थरली किसको पता है, वो ऐसा एक एक्सपीरियंस बनना हमारे पास में होना चाहिए कि जिसको ये हमारे प्रोसेस जो हमारी इवेल्युएट करनी है उसके बारे में टोटली डिटेल पता होनी चाहिए। जनरली वो R&D से भी रहता है, वो प्रोसेस प्रोडक्शन से भी रह सकता है, तो ऐसा एक बंदा हम लोगों को चाहिए। और तीसरा एक बंदा हम लोगों को ऐसा चाहिए कि जो ये प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस कैसे करना है, इवैल्यूएशन कैसे करना है, कौन सी टेक्निक यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। तो ऐसा एक बंदा इस टीम के अंदर होना चाहिए। तो ये हमारी बेसिक 3 रिक्वायरमेंट है प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस की टीम के अंदर क्या क्या होना चाहिए। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं कि प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस के बारे में ओशा एम्प्लॉयर से क्या एक्सपेक्टेशन रखती है। तो ओशा ये कहता है कि एम्प्लॉयर को एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जिसकी वजह से PHA टीम ने जो भी हमारा हैजार्ड एनालिसिस किया है उसके जो भी रिकमेंडेशंस और फाइंडिंग्स आए हैं उसको टाइमली मैनर के अंदर कंप्लीट करना है टारगेट डेट के साथ में। दूसरा है कि हमारा जो भी एक्शंस हम लोगों ने लिए, PHA की टीम ने जो भी रिकमेंडेशंस दिए वो कंप्लीट हो जाने के बाद में जिसका भी रिकमेंडेशंस को हम लोग जो एक्शंस लिए उसको डॉक्यूमेंट करना है। तो डॉक्यूमेंट करके हम लोगों को वो सर्कुलेट करना है सभी ऑपरेटिंग, मैन्युअल, मेंटेनेंस टीम और प्रोजेक्ट टीम को, जिसकी वजह से सब लोग अवेयर रहे कि ये चेंज हुआ है। एक रिटर्न शेड्यूल भी बनाना चाहिए कि कब तक, अगर कोई टारगेट बेस्ड जॉब है, बहुत बड़ा जॉब है जिसके अंदर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो कब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास में होनी चाहिए। और वो उसका टाइम शेड्यूल हमारे पास में होना चाहिए कि सपोज कि ये पर्टिकुलर रिकमेंडेशन है उसको
कंप्लीट होने के अंदर 1 महीना लगेगा, तो 1 महीने के अंदर कब तक कौन सी तारीख कब ये रिकमेंडेशन कंप्लीट होगा उसकी डिटेल भी हमारे पास में होनी चाहिए। ओशा ये भी कहता है कि हम लोगों ने ये जो भी प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस के रिकमेंडेशंस आए उसको हम लोगों को डॉक्यूमेंट करना है। डॉक्यूमेंट करने के बाद में अब इसको रीवैलिडेट कब करना है, ओशा की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एटलीस्ट 5 साल बाद में प्री हैजार्ड एनालिसिस करवाना चाहिए, क्योंकि 5 साल के अंदर कुछ भी चेंजेस हुए हैं अगर तो उसके अंदर कोई एसोसिएटेड हैजार्ड है तो वो भी एक बार आइडेंटिफाई हो जाए। बट ओशा की रिक्वायरमेंट तो यही है कि अगर हम लोग मिनिमम कोई भी चेंजेस करते हैं तो पहले तो हम लोगों को प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस करना है, और प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस करने के बाद में ही प्रोसेस को ऑपरेशन के अंदर लेना है। बट एटलीस्ट 5 साल के अंदर 5 साल के बाद में हम लोगों को प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस को रिवैलिडेटेड करना है अगर कोई चेंजेस नहीं हुआ है तो। और ये जो भी हम लोग रिवैलिडेट करते हैं प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस को, उसका भी हम लोगों को रिवीजन नंबर देना है, मतलब कि रिवीजन 0, रिवीजन 1, रिवीजन 2। आपकी प्रोसेस के अंदर अगर पर्टिकुलरली बहुत सारे फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रहे हैं तो आप 2 या 3 साल के अंदर भी रिवैलिडेट प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस कर सकते हैं, तो वो हमारे ऊपर पर्टिकुलर है। बट मैंने जैसे बताया कि एटलीस्ट 5 साल के अंदर तो रिवैलिडेट करना ही है, ये प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस की ओशा की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों ये आज हम लोगों ने एलिमेंट्री प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस के बारे में हम लोगों ने जाना। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। ऐसे ही वीडियो के अंदर हम लोग मिलते रहेंगे, और ऐसे ही मिलते जुलते हम लोग नॉलेज प्रोसेस सेफ्टी के ऊपर हम लोग शेयर करेंगे कंटिन्यूअसली। थैंक यू सो मच।